हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स में हम लोगों ने दो टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन का तीसरा टाइप, रिएक्शन का ये तीसरा टाइप। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि जब कोई किसी रिएक्शन में जब कोई एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे। डिस्प्लेस करने का मतलब उसकी जगह पर आकर के खुद बैठ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया, कॉपर सल्फेट, इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमने जिंक मेटल की कोई रॉड डाल दी, कोई छोटी सी रॉड डाल दी, तो होगा क्या क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। किसकी कंपैरिजन में? जिंक कॉपर की कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है और कॉपर जिंक की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव, यानी कॉपर कमजोर है और जिंक मजबूत है। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को इसकी पोजीशन से हटा देता है। तो यहाँ पर आ जाता है जिंक सल्फेट। क्या आ जाता है? जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। प्लस कॉपर क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। जब डिस्प्लेस होगा तो बगल में आकर के बैठ जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं रिएक्टिविटी की एक सीरीज पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज आपको लिखकर बताने जा रहा हूँ। मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज आपको यहाँ पर लिखकर बताने जा रहा हूँ। जैसे मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज होती है, बिल्कुल वैसे ही नॉन मेटल्स की भी होती है। उसका आपके पास कोई यूज नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, रिएक्टिविटी घटती जा रही है। फिर एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम के बाद जिंक के बाद आता है आपका जिंक के बाद आयरन के बाद टीन के बाद आपका लेड लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसके बाद जो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से, यानी कि लेड से कम रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? लेड के बाद आता है आपका कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है आपका प्लैटिनम। तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आपने क्या देखा? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ये लगातार मेटल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कमजोर होती जा रही है। तो आपको ये पता चल रहा है कि सोडियम चाहे तो कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कैल्शियम कभी भी सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यानी कैल्शियम कमजोर मेटल है, कैल्शियम लेस रिएक्टिव है और सोडियम मोर रिएक्टिव। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे अभी फिर से बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट की। CuSO4
कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। आप अभी मैंने जो एग्जांपल लिखा था, कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया था? जिंक डाला। क्या किया था? जिंक डाला था। जिंक या यहाँ पर आप चाहो तो मैग्नीशियम ले सकते हो। जिंक की रिएक्शन भी मैंने बता दी। जिंक में आपने जब लिया था, जिंक का कलर कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट। कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट। अब ध्यान से देखो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? तो देखते हैं, जिंक पहले आया, फिर देखते हैं कॉपर कहां पे? कॉपर बाद में। तो जिंक कॉपर के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल है, यानी जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव। तो जब जिंक की रिएक्शन कराई हमने, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को इसकी पोजीशन से हटा देगा। तो कॉपर को इसकी पोजीशन से हटाएगा तो बनेगा क्या हमारा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। क्या कहा मैंने? एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में बनेगा। अच्छा, इसका कलर कैसा होगा? ये ब्लू था, ये ब्लू था, इसका कलर कैसा होगा? कलरलेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनता है इसका। और क्या होगा? कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड या रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, जो भी आप कह लो। ठीक, तो ये एक एग्जांपल आपने देखा। इसके अलावा अगर हम चाहें तो और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल, हमने देखा बहुत कम रिएक्टिव होता है। अगर हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में क्या करें? कॉपर डालें। सिल्वर नाइट्रेट हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर दिया। ठीक, इसमें क्या है? AgNO3। हम क्या करेंगे? इसमें कॉपर की एक पतली सी रॉड डाल देते हैं। जब हमने कॉपर की एक पतली सी रॉड डाली, तब क्या होगा? कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सिल्वर के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, कॉपर सिल्वर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। हमें बनाएगा क्या? CuNO3 एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। अच्छा, CuNO3 नहीं, यहां पर अगर कॉपर डायावैलेंट है, डायावैलेंट हम जानते हैं कॉपर की दो अलग-अलग वैलेंसीज होती हैं, दो अलग-अलग टाइप की वैलेंसीज होती हैं। एक कॉपर प्लस और दूसरा कॉपर प्लस प्लस, यानी कॉपर मोनोवैलेंट भी होता है, कॉपर डायावैलेंट भी होता है। तो अगर कॉपर मोनोवैलेंट है तो CuNO3 बना है, अगर कॉपर डायावैलेंट है तो CuNO3 का होल्डवाइज बनाएगा। ठीक, तो यहां पर हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बनेगा क्या? यहां पर सिल्वर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, सिल्वर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर हुआ क्या कि एक मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया इसकी पोजीशन से। मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया इसकी पोजीशन से, यानी कि ये रिएक्शन कैसी हुई? ये रिएक्शन कैसी हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच any more reactive metal displaces any less reactive metal is called displacement reaction. Displacement reaction। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में आप रिएक्ट कराते हैं। जैसे मान लिया एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका केमिकल फॉर्मूला AB, दूसरा आपने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसका फॉर्मूला CD। आप जब रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या? इसका एक आयन ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? A और B, और ये किसमें टूटेगा? C और D। दोनों आयंस बनाएंगे A प्लस B माइनस और C प्लस D माइनस। ठीक, तो जब आपने रिएक्शन कराया तो ये दोनों आयंस आपस में, दोनों कंपाउंड अपने अपने आयंस आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। बनेगा क्या? AB, ये प्लस ये माइनस आपस में जुड़ गया, AD बनाया। फिर देखो B और C, ये प्लस ये माइनस, तो CB। तो आपने देखा यहाँ जो कंपाउंड AB नाम से था, यहाँ CD नाम से था, इन दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज करके नए प्रोडक्ट्स बनाए। क्या नए प्रोडक्ट्स बनाए? AD और CB नाम से। यानी कि जब कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई दो कंपाउंड अपने क्या करें? आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। क्या कहते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। तो यहां हम लिख देते हैं द रिएक्शन इन विच एनी टू कंपाउंड exchange their ions is called क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। AgNO3 ले लेते हैं। ये क्या है आपका? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें क्या करोगे आप? जनरल सॉल्ट NaCl एक्वस सॉल्यूशन। दो आपने कंपाउंड लिए, दोनों एक्वस सॉल्यूशन लिए। अब क्या करोगे आप? इनकी रिएक्शन कराओगे। जब रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या? ये टूटेगा Ag प्लस में, ये टूटेगा NO3 माइनस में। ये किसमें टूटेगा? Na प्लस में और Cl माइनस। Ag प्लस और Cl माइनस और NO3 माइनस और Na प्लस, ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो बना क्या हमारा? AgCl। ठीक, सिल्वर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्म। और देखो, और क्या बनेगा? NaNO3 सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म। ये कैसा होगा? ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है, कि जब कोई दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हमने 4 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ ली। अब बात आती है 5वें टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन, जिसको आप क्या कहते हो? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हो? रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक रेड और दूसरा ऑक्स। रेड यानी कि रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होती हैं, वहां हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। बात करते हैं रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। रिडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। रिडक्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन एटम। यानी कि हम सीधा कहते हैं गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। या
उसी रिएक्शन या तो हाइड्रोजन गेन करे या फिर ऑक्सीजन लॉस कर दे। लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखना एटम की बात हो रही, कंपाउंड की बात नहीं हो रही, ठीक। रिडक्शन ये हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन क्या होगा फिर? ऑक्सीडेशन इसका जस्ट अपोजिट, तो हम कह सकते हैं गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या उसी रिएक्शन में या तो गेनिंग हो, ऑक्सीजन की गेनिंग हो रही हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा हो, तो उस जगह पे हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने पढ़ा रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। दो टर्म्स हमको समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। अब हम ये देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बात आती है एजेंट किसको कहते हैं। एजेंट क्या होता है? एजेंट वो आदमी होता है जो आपको कोई प्रोडक्ट लाकर दे रहा होता है। यानी कि अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो वो कंपाउंड जो आकर के किसी अदर कंपाउंड को क्या करे? रिड्यूस कर दे। रिड्यूस कौन करेगा? जो आकर के क्या करे? हाइड्रोजन दे। हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आएगा तो ही ना रिडक्शन होगा। यानी कि हाइड्रोजन जो देगा, यानी कि जिससे हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि द कंपाउंड विच लॉसेस हाइड्रोजन, द कंपाउंड विच लॉसेस हाइड्रोजन, ठीक। या हम ये कह सकते हैं द कंपाउंड which gains ऑक्सीजन। एटम की बात हो रही है, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो यानी कि रिडक्शन जो रिडक्शन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं एग्जांपल। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीजन लाकर देगा, जो लाकर के हमें ऑक्सीजन देगा, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए द कंपाउंड which losses ऑक्सीजन एटम, जो कंपाउंड ऑक्सीजन लॉस करेगा तो जाएगा कहां ऑक्सीजन? उसके पास जिसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक। फिर देखो या तो ये करे कि ऑक्सीजन लॉस कर दे, या फिर हाइड्रोजन गेन कर ले। तो द कंपाउंड which gains हाइड्रोजन एटम is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछता है, कैसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कोई
रिएक्शन के बारे में पूरी डिटेल दे देगा और कहेगा कि ये रिएक्शन की इक्वेशन लिखिए, प्लस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इतनी डिटेल आपसे पूछता है। खासकर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें पूछता है 5 मार्क्स में। जरा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपसे आता है, कहता है कि कॉपर ऑक्साइड की प्लेट पर, कॉपर ऑक्साइड की प्लेट पर आपसे कहेगा कि हाइड्रोजन गैस गर्म हाइड्रोजन गैस पास कराई जाए तो क्या होगा। तो होगा ये कि इसमें का कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो होगा क्या, कॉपर से ऑक्सीजन चला गया और हाइड्रोजन में जाकर के जुड़ गया, तो बना क्या, H2O वेपर के फॉर्म में बनेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, गैसियस स्टेट में। क्या लिखा, गैसियस स्टेट। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहां से यहां हम देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गया, ठीक, तो यहां पर हमको मिला क्या, कॉपर मेटल। तो हम यहां कहेंगे क्या, ये हो रहा है आपका रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। क्या लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन। तो हम ये कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। फिर देखो हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को आगे जाकर के ऑक्सीजन मिल गई, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, गेन किया, किसका, ऑक्सीजन का। तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात समझिए। अब देख लेते हैं, पूरी डिटेल देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, फिर रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये पूरी चीज पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। सिंपल है, बेहद आसान है। देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमने देखा ऑक्सीडेशन किसका हो, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ, तो हमने लिखा हाइड्रोजन। फिर देखते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस कौन है, जिसने ऑक्सीजन लॉस किया। ऑक्सीजन किसने लॉस किया, कॉपर ऑक्साइड। फिर देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने की, कॉपर ऑक्साइड ने। तो हमको यहाँ क्या पता चला, कॉपर ऑक्साइड, ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो हमने देखा हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन छीना है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन इससे छीन लिया, तो जो जिसने ऑक्सीजन लिया है वो क्या हो गया, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 पॉइंट हैं, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो।